16 जनवरी की रात नोएडा का सेक्टर 150 घना कोहरा था, इतना कि शायद अपनी गाड़ी की हेडलाइट से आगे कुछ भी ना दिखता हो। 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता घर लौट रहे थे और फिर जो हुआ वो हर शहरी का, हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना है। उनकी कार एक पानी से भरे गड्ढे में समा गई। पहली नज़र में ये एक दुखद हादसा लगता है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ लापरवाही की नहीं, बल्कि कथित तौर पर सच्चाई को दबाने की कोशिशों और एक पूरे सिस्टम की नाकामी की है। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ एक गड्ढे या एक दुखद मौत से कहीं आगे जाता है। आज हम जो पड़ताल करने वाले हैं वो 3 बहुत ही अहम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। 3 कड़ियां? हाँ, पहली कड़ी है एक चश्मदीद गवाह, जिसका सनसनीखेज दावा है कि पुलिस ने उससे एक स्क्रिप्टेड, मतलब पहले से लिखा हुआ बयान दिलवाने की कोशिश की। दूसरी कड़ी हमें मिलती है आसमान से सैटेलाइट तस्वीरें, जो दिखाती हैं कि ये कोई इकलौता गड्ढा नहीं था, बल्कि पूरा नोएडा ऐसे मौत के गड्ढों से भरा पड़ा है। और तीसरी कड़ी है इस घटना के ठीक बाद नोएडा अथॉरिटी के सबसे ऊंचे पद पर हुआ एक अचानक फेरबदल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये तीनों घटनाक्रम जब एक साथ रखे जाते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ युवराज मेहता की कहानी नहीं है, यह हमारे शहरों के विकास और हमारी सुरक्षा से जुड़े बुनियादी सवालों की कहानी है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत उस इंसान से करते हैं जो उस रात वहां मौजूद था और जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। हम बात कर रहे हैं 26 साल के डिलीवरी एजेंट मोनिंदर सिंह की। वो इस मामले के मुख्य चश्मदीद हैं। युवराज के परिवार के अलावा शायद वही हैं जिन्होंने उस रात की भयावहता को सबसे करीब से महसूस किया। लेकिन उनके आरोप सिर्फ उस हादसे को लेकर नहीं है, बल्कि उसके बाद पुलिस के रवैये को लेकर हैं, जो बेहद गंभीर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोनिंदर का पहला आरोप ही चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि पुलिस ने उन्हें 10 दिनों तक मीडिया से बात करने से मना किया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? अगर सब कुछ ठीक था तो एक चश्मदीद को मीडिया से दूर रहने के लिए क्यों कहा जाएगा? ये तो अपने आप में ही एक रेड फ्लैग है। और ये तो बस शुरुआत थी। मोनिंदर का कहना है कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और फिर वहाँ से पास के एक पार्क में ले जाया गया। पार्क में? हाँ, एक पार्क में। और वहाँ उन्हें मीडिया से बात करने के लिए डांटा गया। सोचिए, एक नागरिक जो मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसे ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और यहीं पर मामला एक बहुत खतरनाक मोड़ लेता है। पार्क में सिर्फ डांट फटकार नहीं हुई। मोनिंदर का दावा है कि पुलिस ने उन्हें एक स्क्रिप्ट दी। स्क्रिप्ट मतलब एक कागज पर लिखा हुआ बयान। हाँ, और उनसे कहा गया कि उन्हें कैमरे पर यही बोलना है। क्या मतलब? पुलिस एक चश्मदीद गवाह को ये सिखा रही थी कि उसे क्या बोलना है। ये तो पूरी जांच पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, उस तथाकथित स्क्रिप्ट में क्या था? मोनिंदर के मुताबिक उनसे ये कहलवाया गया कि पुलिस ने युवराज को बचाने की पूरी कोशिश की, कि पुलिसकर्मी पानी के अंदर भी गए थे। अच्छा। अब सोचिए, अगर पुलिस ने वाकई ये सब किया था, जो कि एक सराहनीय काम होता, तो उन्हें एक चश्मदीद से ये झूठ क्यों बुलवाना पड़ा? एक स्क्रिप्ट की जरूरत तभी पड़ती है जब हकीकत आपके नैरेटिव से मेल नहीं खाती। ये तो एक तरह का कवर अप जैसे लगता है। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक कहानी गढ़ रहे हैं और एक आम नागरिक को उस कहानी का पात्र बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये मजबूरी सिर्फ कहने सुनने से नहीं आई। मोनिंदर ने एक और बहुत ही डरावनी बात कही है। क्या? उनके मुताबिक पुलिस ने उनसे कहा, मामला 2-3 दिन में मीडिया से गायब हो जाएगा, लेकिन तुम यहीं रहते हो। ओह, ये तो सीधी धमकी है। बिल्कुल। इस एक लाइन का मतलब समझिए, ये एक सीधी छुपी हुई धमकी है कि अ केस विल कम एंड गो बट यू हैव टू लिव हियर। ये किसी भी आम इंसान को डराने और चुप कराने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि बात सिर्फ लापरवाही की नहीं थी, बल्कि शायद उस लापरवाही पर पर्दा डालने की एक संगठित कोशिश की जा रही थी। तो एक तरफ तो जमीनी सच्चाई को दबाने की एक कथित कोशिश हो रही है, एक चश्मदीद को चुप कराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सच है जिसे छुपाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो द सैटेलाइट से ही साफ साफ दिख रहा है। और यहीं हम अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। बिल्कुल। इंडिया टुडे की OSINT टीम, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने जो विश्लेषण किया है, वो अधिकारियों के कई दावों की पोल खोल देता है।
उन्होंने 2019 से लेकर 2025 तक के सेंटिनल सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके नोएडा के उस इलाके का नक्शा ही बदल दिया जैसा हम उसे समझते थे। मैंने भी वो इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखी और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये नहीं कि गड्ढे थे, बल्कि उनकी लोकेशन। ये कोई सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं थे, ये तो उन बड़ी बड़ी सोसाइटियों के गेट के पास थे जहाँ हजारों परिवार रहते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि युवराज की मौत जिस गड्ढे में हुई वो कोई अकेली भूली भटकी घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि नोएडा में ऐसे सैकड़ों, जी हाँ, सैकड़ों खुले पानी के गड्ढे हैं। सैकड़ों? हाँ, कल्पना कीजिए अपने शहर के नक्शे की, लेकिन पार्कों और झीलों की जगह आपको ये गहरे काले धब्बे दिखें जो असल में मौत के कुएं हैं, और वो भी ठीक आपके घर के बगल में। और ये तस्वीरें हमें सिर्फ क्या नहीं बल्कि कब्जे का जवाब भी देती हैं। जिस गड्ढे में युवराज की कार गिरी उसके बारे में क्या पता चला? ये सबसे चौंकाने वाली जानकारी है। सैटेलाइट इमेजरी से साफ है कि उस जगह को 2021 में एक मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, 2021 में, और 2022 से ही वो पानी से लबालब भरा हुआ था। क्या कह रहे, मतलब 2 साल से ज्यादा समय से? हाँ, 2 साल से ज्यादा। एक 20-25 फुट गहरा मौत का गड्ढा खुलेआम वहां मौजूद था और किसी ने कुछ नहीं किया। नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर, संबंधित इंजीनियर, किसी की नजर नहीं पड़ी या नजरअंदाज किया गया। 2 साल? ये कोई अचानक हुई बारिश से बना गड्ढा नहीं था, ये एक टाइम बॉम्ब था जो 2 साल से टिक टिक कर रहा था और बस किसी शिकार का इंतजार कर रहा था। हाँ। ये तो आपराधिक लापरवाही है। बिल्कुल, और ये पैटर्न पूरे शहर में दिखता है। रिपोर्ट में सेक्टर 98 और सेक्टर 134 जैसे दूसरे इलाकों के भी उदाहरण हैं जहां पहले खुले मैदान थे, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ा वहां भी पानी से भरे विशाल गड्ढे बन गए हैं, बिना किसी फेंसिंग, बिना किसी चेतावनी के। तो वो सारे दावे झूठे थे कि गड्ढे ढके थे या बैरिकेडिंग थी? ये तस्वीरें तो यही कह रही हैं। ये उन दावों को सीधे तौर पर खारिज करती हैं। आसमान से झूठ नहीं बोला जा सकता। और ये हमें एक बड़ी तस्वीर की ओर ले जाता है, नोएडा का अनियोजित और बेतहाशा शहरीकरण। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक और आंकड़ा था जो मेरे दिमाग में अटक गया है। पिछले 1 दशक में नोएडा का निर्मित क्षेत्र, मतलब बिल्ट अप एरिया, लगभग 2 गुना हो गया है। हाँ, 2019 में 334 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 559 वर्ग किलोमीटर। ये विकास की रफ्तार नहीं, ये तो आपाधापी है। और जो विकास इतनी तेजी से और बिना प्लानिंग के होता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अक्सर आम नागरिक अपनी जान और सुरक्षा से चुकाते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता को उजागर करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां बिल्डिंग परमिट दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ये गड्ढे स्मार्ट सिटी के दावों पर एक बदसूरत धब्बे की तरह है। तो अब तक हमारे पास 2 बड़ी कड़ियां हैं, एक गवाह जो एक संगठित कवर अप का आरोप लगा रहा है, और सैटेलाइट तस्वीरें जो शहर भर में फैले एक अनदेखे खतरे को दिखा रही हैं। जब मीडिया में ये सब सामने आया, जनता का गुस्सा भड़का तो जाहिर है सिस्टम पर दबाव बना, और यहीं हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, कुर्सियों का खेल। जी, इस घटना और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के ठीक 3 दिन बाद 19 जनवरी को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन सीईओ लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया गया। हाँ, और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, जो प्रशासनिक हलकों में एक तरह की सजा मानी जाती है। और उनकी जगह तुरंत एक नए अधिकारी की नियुक्ति हो गई। हाँ, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्ण करुणेश को नया सीईओ बनाया गया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वो इससे पहले गोरखपुर के डीएम थे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये संभव नहीं है कि सरकार ने वाकई तेजी से एक्शन लिया हो सकता है सीईओ को हटाना ही सबसे पहला और जरूरी कदम हो। जनता का गुस्सा था और सरकार ने दिखाया कि वो सुन रही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और सख्ता पर देखने पर ऐसा ही लगता है कि स्विफ्ट एक्शन लिया गया है, लेकिन हमें थोड़ा गहराई में जाकर सोचना होगा। जब कोई बड़ी त्रासदी होती है तो अक्सर सबसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी को बदलने का एक पैटर्न दिखता है। मतलब? स्केपगोटिंग। कुछ हद तक आप एक चेहरा बदल देते हैं जिससे जनता का गुस्सा उस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है और एक संदेश जाता है कि कार्रवाई की गई है। तो ये असली जवाबदेही से ध्यान भटकाने का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि असली जिम्मेदारी तो सिर्फ सीईओ की नहीं होगी ना, है ना?
उन जूनियर इंजीनियरों का क्या जिन्होंने साइट का निरीक्षण नहीं किया, उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने बिल्डर को नोटिस नहीं भेजा, और अगर चश्मदीद के आरोप सही हैं तो उन पुलिसकर्मियों का क्या जिन्होंने मामले को कथित तौर पर दबाने की कोशिश की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असली जवाबदेही हर स्तर पर तय होनी चाहिए। सिर्फ एक अधिकारी को बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। सही बात है। क्या उन सैकड़ों गड्ढों को रातों रात भर दिया गया? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल अचानक से लागू हो गए? इस एडमिनिस्ट्रेटिव शेकअप मतलब इस प्रशासनिक फेरबदल का समय बहुत कुछ कहता है। ये जवाबदेही तय करने का एक कदम हो सकता है, लेकिन ये एक रणनीतिक पीआर मूव भी हो सकता है ताकि सिस्टम की बड़ी खामियों पर पर्दा पड़ जाए। असली न्याय तब होगा जब हर लापरवाह व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ना कि सिर्फ एक चेहरा बदलने से। तो अब अगर हम इन तीनों कड़ियों को आखिर में जोड़कर देखें, एक चश्मदीद जिससे कथित तौर पर एक स्क्रिप्ट दी गई, सैटेलाइट तस्वीरें जो पूरे शहर में फैले खतरे का सबूत दे रही हैं, हाँ। और एक प्रशासनिक बदलाव जो जवाबदेही से ज्यादा एक दिखावा लग सकता है, तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। ये तस्वीर एक ऐसे सिस्टम की है जहां शायद गलती को सुधारने से ज्यादा उसे छिपाने पर जोर दिया जाता है, जहां विकास की चकाचौंध में नागरिकों की सुरक्षा एक आफ्टर थॉट बनकर रह गई है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में तब सोचा जाएगा जब कोई मर जाएगा। मतलब सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव है। बिल्कुल, वो भी तब रिएक्ट करता है जब मीडिया और जनता का दबाव बनता है। और अंत में ये घटना सिर्फ युवराज मेहता के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है, हर उस नागरिक के बारे में जो एक स्मार्ट सिटी में रहता है और ये उम्मीद करता है कि सड़क पर चलते हुए, काम से घर लौटते हुए उसे किसी खुले गड्ढे में गिरने का डर नहीं होगा। ये उस भरोसे का टूटना है जो हम उस सिस्टम पर करते हैं, जिसे हम टैक्स देते हैं, जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जब किसी शहर का विकास उसके निवासियों की जान कीमत पर होने लगे, तो क्या हमें उस विकास के मॉडल पर ही सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि एक शहर को स्मार्ट बनाने के लिए चमकदार इमारतें, चौड़ी सड़कें और वाईफाई हॉटस्पॉट ही काफ़ी हैं, या फिर नागरिकों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता उसका सबसे ज़रूरी पैमाना है।